तो अब LCR सर्किट देखते हैं। LCR सर्किट का क्या मतलब है? AC सर्किट है, AC वोल्टेज अप्लाइड हुआ है और उस सर्किट में कौन कौन है? इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। तो देखो, क्योंकि वोल्टेज तो पूरा यहीं से आ रहा है ना, और ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं सारे, तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे अलग अलग, देखो मैंने कहा था ना कि और सर्किट में और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ सर्किट में और लोग भी हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच देखोगे, A और M के बीच में, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग आएगा, है ना। इसको मान लो हम लोग दे देते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल VL है, और पॉइंट M और N के बीच जो पोटेंशियल आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि पॉइंट, भाई बताया ना, जब तक बीच में कोई ना आए तब तक तो सेम पॉइंट होता है। बीच में कोई अगर आ रहा है तो फिर पॉइंट बदल जाता है, तो पॉइंट बदल गया तो यहाँ का पोटेंशियल क्या आएगा? VC ले लेंगे, और इन दोनों पॉइंट का N और B के बीच जो पोटेंशियल वो अलग होगा, तो वो क्या होगा? VR ले लिया हमने, ठीक है, ये पोटेंशियल हो गए। लेकिन इन सारे पोटेंशियल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? जो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक। तो A और B के बीच जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है वो इन सब का सम होगा और इसके इक्वल होगा। लेट दिस पोटेंशियल इज VA, है ना, मान लिया कि ये V है, तो इस सारा सम जो होगा उनके इक्वल होगा। अब देखो, हमें वेक्टर सम करना होगा। क्यों वेक्टर सम करना होगा? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ का जो रिएक्टेंस, ये जो इंडक्टर है, इसका जो रिएक्टेंस आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसका रेजिस्टेंस, ये डिपेंड किस पे है? एंगल पे डिपेंड है। क्योंकि जैसे जैसे वो लूप घूमता है, जितना एंगल आता है और जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता घटता है, ये भी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता है। तो डिपेंड किस पे है? ये एंगल पे डिपेंड है। जब एंगल पे डिपेंड है, इसका मतलब कि ये क्या है? इसको हम एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे। अगर दूसरा एंगल होगा तो इसकी वैल्यू दूसरी होगी, दूसरा एंगल होगा तो इसकी वैल्यू दूसरी होगी, तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। एंगल पे डिपेंड है, इसलिए हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे? एज अ वेक्टर। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एंगल और रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, बट ये दोनों एंगल पे डिपेंड है। पीछे हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उससे समझ में आता है कि एंगल बदलता है तो ये लोग बदल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे? एज अ वेक्टर। तो जब इनको सम करेंगे तो वेक्टर सम करेंगे और उसको दिखाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू V। ओके, तो पहले वेक्टर सम देखो, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो होता है, ये जो VR और I में कितना फेज डिफरेंस है। यहाँ हम लोग किसको दिखा रहे हैं? देखो I को, I अगर 0 पे आ रही है, 0 डिग्री एंगल पे, I को हमने यहाँ दिखाया है। I अगर 0 डिग्री वाली एंगल है, एंगल की वैल्यू है, इसको पूरा समझो। I 0 डिग्री एंगल का मतलब है I के फॉर्मूले में I नॉट साइन ओमेगा t। अब यहाँ पे जो हमने I लिया है, I इसी एक्सिस पे दिखाया है और एंगल हमें इसी एक्सिस से नापने हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो देखो I इस समय जो किस एंगल पे है? 0 डिग्री पे है ना। तो अगर वो 0 डिग्री वाला एंगल की वैल्यू दे रही है I अगर 0 डिग्री वाले एंगल की वैल्यू दे रही है, तो फिर जो VR है वो भी क्या देगा? 0 डिग्री वाले एंगल की वैल्यू ही देगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ दिखाया गया है। बट I का कंपैरिजन अगर तुम कैपेसिटेंस से करोगे तो तुम्हें पता है कि VC जो होता है, मीन्स वोल्टेज जो कैपेसिटर के कारण आता है, वो करंट से π/2 एंगल पीछे होता है, लैग करता है, I लीड करती है। तो I अगर 0 डिग्री वाली वैल्यू दे रही है, तो जो VC होगा वो VC कितना देगा? V नॉट साइन ओमेगा t माइनस π/2, है ना, π/2 पीछे की वैल्यू देगा, इसलिए उसको π/2 पीछे दिखाया गया है। उसी तरह से I के कंपैरिजन जब हम लोग VL से करते हैं, इंडक्टर से, तो जो पोटेंशियल आता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, आगे होता है, इसलिए हम लोग करंट से आगे 90 डिग्री पे हमने VL को दिखाया है, ठीक है। तो करंट से 90 डिग्री आगे VL, 90 डिग्री पीछे VC। तो इस तरह से हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, VC, VR और VL, है ना। VC, VR और VL, ये तीनों वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे हमने नोटेशन कर दिया है। तो अब कैसे ऐड करें? तो तुम देखो यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पर ये क्या है? VL है और ये क्या है? VC है। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं 180 डिग्री पर, तो उनका एडिशन क्या आता है? वेक्टर A माइनस वेक्टर B।
सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट VL माइनस VC जो कि इस वेक्टर के द्वारा दिखा दिया गया है OD के द्वारा, ये है VL माइनस VC। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे? 2 वेक्टर बचे, एक ये वाला VL माइनस VD और एक VR, है ना, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो मिल चुका है ना। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर जोड़ने होते तो कैसे जोड़ते हो? पहले 2 को जोड़ लेते हो, जो रिजल्टेंट आया उसमें तीसरा वाला जोड़ते हो। 4 जोड़ने हो तो तीसरे, अब जो रिजल्टेंट आया उसको तीसरे के साथ जोड़ रहे हो, अब जो रिजल्टेंट आएगा उसको चौथे के साथ जोड़ोगे। तो ऐसे यहाँ पे भी किया जा रहा है, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला गया, उसके साथ अब तीसरे वेक्टर को जोड़ा जाए। तो रिजल्टेंट ये है, इसके साथ VR। तो फाइनली हमारे पास कौन कौन वेक्टर है? VL माइनस VC एंड VR, इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है, वेक्टर सम करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहले हम लोग इस तरह इंडिकेट कर लें, VL को हम क्या लिख सकते हैं? VL इज इक्वल्स टू I इंटू LC, है ना, I इंटू L होता है ना, XL जो इसका रेजिस्टेंस होता है, इसका जो इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आता है उसको किससे दिखाते हैं? XL से दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे? X इंटू XL, है ना, और VC एज ओम के नियम से V बराबर IR लिखेंगे, इसके लिए V बराबर IR लिखेंगे, इसके लिए VC बराबर I इंटू XC लिखेंगे, इसके लिए I इंटू XL लिखेंगे। तो I इंटू XC लिख दिया, और जो रेजिस्टर है उसके लिए I इंटू R लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो अब इनका वेक्टर सम करना है, तो हमें मालूम है वेक्टर सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R रिजल्टेंट अगर हम लोग जब निकालते हैं तो क्या निकलता है? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये होता है हम लोग वेक्टर सम का रिजल्टेंट का फॉर्मूला, है ना। ये R का होता है, लेकिन जब R स्क्वायर कर दोगे तो, अगर R स्क्वायर कर दोगे तो रिजल्टेंट का स्क्वायर जब कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से R स्क्वायर निकालेंगे रिजल्टेंट, ये फॉर्मूला है वेक्टर सम का। अब यहाँ के लिए यूज़ करते हैं। 2 वेक्टर कौन कौन से हैं? VC ये बचा है, VL माइनस VC और VR, इनका सम निकालना है। तो लेट द रिजल्टेंट इज V, पहले ही बताया गया है, इन तीनों के रिजल्टेंट को हम क्या मानेंगे? V मानेंगे। ये देखो रिजल्टेंट बनाया गया है, और तुम जानते हो जो पैरेललोग्राम का रूल होता है वेक्टर को ऐड करने का, वो क्या होता है? ये वेक्टर है तो दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होता है वही क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आया है? V आया है। तो V इज इक्वल, अब उसका हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो V स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला V स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर। A कौन है यहाँ पे? ये है और ये है, तो क्या लिख लें? पहले इसको लिखो चाहे पहले उसको लिखो। तो VR स्क्वायर, है ना, VR स्क्वायर प्लस दिस वेक्टर, और दिस वेक्टर कौन है? VL माइनस VC है। तो VL माइनस VC का स्क्वायर, है ना। अब देखो 2AB cos थीटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ दोनों के बीच 90 है। तो 90 अगर यहाँ रखोगे तो cos 90 0 होता है, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगी तो सिर्फ इतनी वैल्यू ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? V ये और ये दोनों का स्क्वायर, है ना, फॉर 90 डिग्री ये क्या बन जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 90 रखोगे तो 0, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, दिस प्लस दिस, इतना आ गया। तो अब हमें चाहिए, देखो यहाँ तुमने लिखा था ना, सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पे जो रखे थे, IX है सबकी जगह, तो रखो यहाँ पे V स्क्वायर R, मतलब क्या रखे? IX का स्क्वायर ना, IX का स्क्वायर, सॉरी VR है, VR मीन्स दिस, है ना। तो IR का स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट चलो लिख देते हैं। अच्छा, दोनों का होल स्क्वायर का मतलब दोनों का होगा, तो I स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस VL की जगह क्या लिखोगे? I स्क्वायर, अभी I स्क्वायर नहीं, यहाँ तो स्क्वायर होल में है ना, तो यहाँ लिखोगे IXL माइनस VC की जगह IXC, और यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये जो I है ना, वो इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं? इस ब्रैकेट के अंदर I इंटू XL माइनस XC, और फिर ये होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? तो जब मल्टीप्लाई में है तो ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, तो ऐसे लिखोगे
एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो यहाँ भी आई स्क्वायर है और यहाँ भी आई स्क्वायर है, तो ये वाला आई स्क्वायर बाहर ले लोगे तो ये आई स्क्वायर यहाँ बचेगा और अंदर क्या बचेगा बड़े ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर बचेगा। इस बिग ब्रैकेट को हम लोग बाहर करेंगे, है ना, इस तरह से इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ, ठीक है। तो ये वाला आर बाहर आ जाएगा ना सबके साथ, ये वाला आई जो है ये बाहर ले लोगे कॉमन, तो बड़े ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ये वाला एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा कि नहीं, है ना। यहाँ से आई स्क्वायर लिया ना सब में से, ठीक है भाई। तो ये समझाने के लिए लिखा है, यहाँ लिख भी देते हैं, चलो हो ही गया तो कर ही दिया जाए। ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस दिस, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये आई जो है दोनों में से फिर से लिखा ऐसा और आई को बाहर ले लिया तो ये बना, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो ये क्या है, v है ना, v है, v स्क्वायर आया है ये, ठीक है भाई। तो ये आया तुम्हारा v स्क्वायर फाइनली। तो जब v स्क्वायर ये आया तो अब तुम्हें i ही तो चाहिए, हर जगह तुम i ही तो निकाल रहे हो, तब यहाँ i निकालो तो ये वैल्यू पूरा इसके नीचे आएगी। तो i स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन दिस होल वैल्यू, है ना, r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये आएगा। तो i चाहिए तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगने पे इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, v आएगा, इनका नहीं हो पाएगा तो ये लोग रूट में आ जाएंगे। तो फाइनली i इज इक्वल्स टू हम क्या लिखें, यहाँ पे करते हैं, चलो यहाँ करते हैं, i इज इक्वल्स टू, यह जगह है उसको यूज़ किया जाए, इसको और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से चलो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, अभी यहाँ पर है स्पेस, तो चलो एक लाइन आ सकती है ना, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो i इज इक्वल्स, इसका रूट हट जाएगा, v बचेगा अपॉन, ठीक है, आ रहा है, और ये रूट में रहेगा, तो रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये फाइनली हमारे पास i बनेगा, ठीक है। यहाँ से i बना। अब इसका हम लोग कंपेयर करेंगे जैसे पहले किए थे ओम्स लॉ से, i इज इक्वल्स टू v बाई आर होता है, उसी तरह से यहाँ पे r का कंपैरिजन अगर हम करें तो प्रतिरोध की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ रही है ना। तो कंपेयरिंग फ्रॉम ओम्स लॉ i इज इक्वल्स टू v बाई आर, जैसा पहले कर चुके हैं, बार बार क्या लिखना है ना। i इज इक्वल्स टू v बाई आर से कंपेयर करो तो r जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे उसके समतुल्य, उसके इक्विवेलेंट कौन आ रहा है, ये आ रहा है। और इसकी जब तुम डायमेंशन निकालोगे विमा, तो प्रतिरोध की विमा ही आएगी, इसका मतलब ये क्या है, प्रतिरोध ही है बट दूसरे फॉर्म में है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द अपोजिशन इन दिस सर्किट, इस सर्किट में ये अपोज कर रहा है करंट को, जैसे सिंपल नॉर्मल सर्किट आर सर्किट में रेजिस्टेंस अपोज करता है, एल सर्किट में इंडक्टर अपोज करता है, सी सर्किट में कैपेसिटर अपोज करता है, और इसको हम लोग, इसका जो आया था हम लोगों का एक्सएल बोलते हैं, इसको एक्सी बोलते हैं। उसी तरह से इस पूरे सर्किट में, एलसीआर सर्किट में जो अपोजिशन आ रहा है, जो रोक रहा है, अपोज कर रहा है जो वैल्यू, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, वो वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक नाम दे देंगे कि ये रेजिस्टेंस के प्लेस पर है, और दिस वैल्यू इज कॉल्ड, क्या है, इसको 1 अपॉन में है ना, ये पूरा 1 अपॉन, तो r की जगह पे कौन आ रहा है, 1 अपॉन दिस, r की जगह पे ये पूरा आ रहा है ना, और 1 अपॉन में नहीं आ रहा है क्योंकि r की जगह पे ही है। तो ये वैल्यू है जो रूट के अंदर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ये जो आई है वैल्यू, यही यहाँ का प्रतिरोध है, और इसका नाम क्या है, इसे हम लोग नाम देंगे, क्या नाम है, इसे हम लोग कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो दिस विल बी कॉल्ड इम्पीडेंस, ओके। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है यहाँ का, जो यहाँ रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो यही है, और ये कहलाएगा इम्पीडेंस,
ठीक है, इम्पीडेंस, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, ये इम्पीडेंस। तो इसे Z से, इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन सबको रिप्रेजेंट किया था ना XL और XC, उसी तरह से इसे Z से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ का जो प्रतिरोध आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इम्पीडेंस इज Z, Z मीन्स √R² प्लस XL माइनस XC², दिस इज़ इम्पीडेंस, Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये जो लैग कर रही है या वोल्टेज या करंट, इस पूरे सर्किट में कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो हमें ये मिला हुआ है ना। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ गलत जा रहा है, इसको सही कर लो। ये होना चाहिए यहाँ पे, ये है, यहाँ से आना चाहिए, और इसी तरह ये यहाँ से आना चाहिए। इसको थोड़ा और आगे तक दिखाना पड़ेगा, ये है ना, थोड़ा सा डायग्राम गलत हुआ था। तो यहाँ पे है A। चलो, तो देखो, क्योंकि रिजल्टेंट जो वोल्टेज आई है वो तो ये है ना, सारे वोल्टेज जिस इन सब की वजह से जो वोल्टेज बने, वो सारे वोल्टेज का रिजल्टेंट तो ये आया है ना। तो I यहाँ पर है और रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर है। दैट मीन्स लैग करती है करंट और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, तो LCR सर्किट में वोल्टेज फाई एंगल से लीड करता है और करंट लैग करती है, बस इतनी सी बात यहाँ पर है। अगर आगे हम इसी से क्या डिफ़ाइन करेंगे, रेजोनेंस डिफ़ाइन कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑसिलेशन इन LC सर्किट। ओके, तो चलो।